हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट के ढेर सारे क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब ये आवर इन्वायरमेंट का वन शॉट वीडियो का लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। और ऐसे क्वेश्चंस नहीं कि जो ऐसे ही सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस को बताऊंगा जिसकी संभावना। ऐसे क्वेश्चंस नहीं प्रीवियस ईयर में जो एक बार आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं फिर रिपीट हो सकते हैं। और क्या क्या इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपके सैंपल पेपर में भी वो क्वेश्चन दिया गया है, तो चांसेस रहेंगे कि सैंपल पेपर में भी दिया गया है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है और आपके जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो वेटेज रखते हैं कि फिर से आ जाएं। और मेरे हिसाब से भी लगता है कि इन टॉपिक्स में ही सिर्फ जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और बाकी जितने जो है टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, नहीं बन सकते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखेंगे। तो ऐसे करके मैंने ढेर सारे क्वेश्चन जो है आज आपको करवाने वाला हूँ इस चैप्टर के। तो यहाँ देखिए मैंने 2 क्वेश्चन अभी लिख दिए हैं, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग जल्दी से। और उसके बाद जो है इस तरीके से हम करने वाले हैं आज जो है करीब 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से मुझे 10 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं, ढंग के मिले हैं, जिनके चांसेस रहेंगे कि इन क्वेश्चंस में से ही आपको 90% क्वेश्चन जो है इसी को घुमा फिरा के पूछेगा। अगर मैंने ये इकोसिस्टम लिखा है तो इकोसिस्टम को ही किसी तरीके से घुमा के पूछेगा, बट पूछेगा इकोसिस्टम ही। तो इस तरीके से मैं 10 क्वेश्चंस लिखा हूं। इन 10 क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर के कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारी सीरीज चल रही है, मैंने रिप्रोडक्शन के भी ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को ही सिर्फ देख लेते हैं और उन्हें समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो पेपर में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप जो है उन क्वेश्चंस को जरूर देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इस वीडियो को एकदम लास्ट मोमेंट में देख रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को सिर्फ देख लीजिए, ज्यादा मत कुछ करिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए। और उन क्वेश्चन से आप गारंटी लेके चलिए, आप मान चलिए 80 से 90% क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेंगे। 10-20% सिर्फ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 80 से 90% क्वेश्चन जो 3 नंबर 5 नंबर के रहेंगे वो आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो होता है ज्यादा बातें ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है स्टेट ये डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सबसे पहले हम जानते हैं हमारा इन्वायरमेंट होता है ना। इन्वायरमेंट क्या होता है, मैंने बताया था ना, आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, और लैंड्स में रहने वाले सारे जीव, वाटर में रहने वाले सारे जीव, एयर में रहने वाले सारे जीव मिला के जो पूरा सराउंडिंग आपका ना द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग मेक्स इन्वायरमेंट। जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में है वही मिलकर एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, उसी को वातावरण कहा जाता है। वातावरण इन्वायरमेंट का मतलब एवरीथिंग जो होता है ऑन अर्थ, जो पूरे पृथ्वी पे हर एक चीजें हैं वो सब के सब इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो इन्वायरमेंट में 2 प्रकार के वेस्ट हम लोग पढ़े थे, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़े थे और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़े थे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है, तो अगर आप इसकी डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो डिफिनीशन इस तरीके से है, वेस्ट विच कैन बी जो होता है वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू, जैसे जो वेस्ट है वो डिकम्पोज कर दिए जाए इनटू किसमें डिकम्पोज किया जाए, नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस। द वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज इनटू नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस। उसके साथ एक शर्त और थी, वो जो होता है लिमिटेड period of time, in a limited period of time, limited time ना, in a limited period of time is called होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसे कहा जाएगा द वेस्ट व्हिच कैन बी डिकम्पोज इनटू नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप इस डिफिनेशन को लिख भी सकते हैं, अभी हम डिफरेंस में यही करेंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जो डिफिनेशन होगी, बस आप वहीं पर शुरुआत करिएगा कि द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड ना इनटू नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस जो इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बाय माइक्रो, सब कुछ रहेगा, बस उसी के आगे विच कैन नॉट भी लगा दीजिएगा, आपका वो जो है डिफिनेशन बन जाएगी। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में डिफरेंस। तो डिफरेंस में सबसे बड़ी डिफरेंस तो आपको यही डिफिनेशन ही पूरी बता देती है कि मैं दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल में जो होता है यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे डिकम्पोज कर ले जाते हैं ना, डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सही पूछा जाए तो डिकम्पोज हो जाता है। जिस मैंने आपको एक बताई थी बात ना, जिस चीज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर ले जाते हैं उसी को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए मुझसे काम हो रहा है तो कह दिया जाएगा ये हम इससे काम हो रहा है, जो काम हम इससे नहीं हो रहा है उसे कह दिया जाएगा ये काम जो होता है हम इससे नहीं हो सकता ना। उसी तरीके से ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनसे जो काम हो जाता है, मतलब जिस चीज को डिकम्पोज कर ले जाते हैं उन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, जिन्हें नहीं कर पा रहे हैं उन्हें कहा जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बस इतनी सी अंतर है ना, तो कुल मिला के डिकम्पोजर के ऊपर सब डिपेंड करता है। तो जो होता है नॉट डिकम्पोज ना, चलिए मैं नॉट लिख दे रहा हूं, तो यहां समझ जाएंगे डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर अच्छा, यहां पर अगर मान लीजिए पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर ये लोग डिकम्पोज कर ले रहे हैं तो अगर मान लीजिए डिकम्पोज कर रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कहीं भी कुछ भी डिकम्पोज कर दे। डिकम्पोज करने के बाद वो नॉन पॉइजन बनेगा, नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस बनेगा ना, नॉन पॉइजनियस
नॉन पॉइजनियस बनेगा, ठीक है, डिकम्पोज होकर नॉन पॉइजनियस बनेगा, यहां पर पॉइजनियस बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों के अंतर है। अगर यहां पर डिकम्पोज हो रहा है तो वो नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस में बनने वाला है। मैं डिफिनीशन में लिखाया हूं डिकम्पोज इनटू नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस, तब उसे कहा जाएगा बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो अगर ये नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है डिकम्पोज होने के बाद, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो वो जो होता है ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो ही कहा जाएगा इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सॉरी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अच्छा, अगर जो है वो मान लीजिए पहली शर्त तो ये थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज ना हो। अगर मैंने कहा कि डिकम्पोज हो रहा है और वो जो है पॉइजनियस सब्सटेंस बन रहा है, तो भी उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में नहीं रखा जाएगा, उसे तो तब नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो डिकम्पोज तो हो गया, लेकिन पहली शर्त तो इसने पूरी कर ली, लेकिन दूसरी शर्त भी है, अभी तीसरी शर्त भी रहेगी। पहली शर्त तो डिकम्पोजर से डिकम्पोज होना चाहिए, तो भैया यहां पर जो होता है पहला तो यहां नहीं होता है। अगर मान लो मैंने कहा ये हो रहा है तो नॉन पॉइजनियस बनेगा, और मैंने कहा ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर जो होता है दूसरी शर्त होती है कि वो डिकम्पोज हो तो वो नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस में बने। अभी नॉन पॉइजनियस नहीं पॉइजनियस बन रहा है, यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब जो होता है तीसरी शर्त जो होता है लिमिटेड टाइम में होना चाहिए, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बस लिमिटेड टाइम में होना चाहिए ना। यहां पर जो होता है ऐसा नहीं रहेगा, यहां पर मोर देन टाइम। अगर यहां पर मैंने कहा कि 3, 4 साल 5 साल में डिकम्पोज हो जाए जो चीज, उसे हम जो होता है कह देंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और ये जो है 100 साल 200 साल में डिकम्पोज हो रहा है, तब आप जो होता है इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना, इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये तीन बातें हो गई इसके बारे में। अब इसके एग्जांपल भी होंगे ना, इसके एग्जांपल जो होता है बहुत सारे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, आपको एग्जांपल भर भर के पता है। जैसे हो गया पेपर, जैसे हो गया लीव्स ना, लीव्स पत्तियां ना, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वुड ना, लकड़ियां, ये सब जो होता है बायोडिग्रेडेबल। जितने भी नेचुरल चीजें होंगी वो अपनी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आएंगी। जितनी चीजें जो होता है मैन मेड रहेंगी, मैक्सिमम उनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहेंगे। जैसे आप बताइए यहां पर देखिए, जैसे जो होता है आपका, अच्छा एक और लिखिए जो होता है यहां पर लिखिए फाइबर ना, नेचुरल फाइबर, यहां पर नेचुरल फाइबर, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर आर्टिफिशियल जो फाइबर आता है वो आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल फाइबर है, वो जो है आपके इसमें आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। जो फाइबर आता है फैब्रिक ना, जैसे कॉटन हो गया ना, तो कॉटन जो है वो बायोडिग्रेडेबल में आएगा, लेकिन वही सिल्क जो है वो सब जो निकलते हैं वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से पॉलीथीन बैग हो गया ना, इस तरीके से पॉलीथीन बैग इसमें एग्जांपल डालिए। यहां पर जो है आपके जो मेटल्स वाले चीजें होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल तो होती है, लेकिन यही ये 100 साल जो होता है 50 साल ऐसे समय ले लगेगा। जो होता है लोहे को कह दिया जाए कि रख दिया जाए, ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे तो 100 साल 50 साल, पहली बात तो डिकम्पोज जो होता है वो रस्ट के थ्रू होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही टाइम ले लेगा ना। और उसके बाद जो है इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल में एक एग्जांपल और डाल लीजिएगा आप लोग कि जितने भी ये क्या बोलते हैं रेडियोएक्टिव चीजें होती हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम, लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या है? द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है ऑन आवर एनवायरनमेंट, इसे कहा जाएगा इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, किसी भी चीज का, किसी भी जीव का, जिससे वो जो जीव, मान लीजिए एक पल के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, एक मछली है, एक फिश है। अब ये फिश जो है कि कहां रहेगी, इकोसिस्टम देखिए किसे कहा जाएगा, ये मछली कहां रहेगी? भैया ये मछली रहेगी पानी में, चलिए पानी में, वाटर हो गया। अब ये है ये मछली जो होता है ये एक्वाटिक एनिमल्स के बीच में रहेगी ना, एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब पानी में रहने वाले सारे जीव जो है इसके आसपास दिखाई देंगे, इससे रिलेशंस होंगे। जैसे छोटी मछली, बड़ी मछली, अगर बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाएगी, पानी में रहेगी। अब एक्वाटिक प्लांट्स जो रहेंगे, यहां पर एक्वाटिक प्लांट्स भी रहेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स, तो ये सारी चीजें मिला के कहलाएगी एक मछली का इकोसिस्टम। एक मछली का इकोसिस्टम क्या क्या है? वो मछली है, पानी है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं। मतलब मैं जहां रह रहा हूं और मैं कितने लोगों से रिलेट करता हूं, कितनी चीजों से रिलेट करता हूं। मैं पृथ्वी पे रह रहा हूं, मैं हवा का भी यूज कर रहा हूं, मैं पानी का भी यूज कर रहा हूं, मैं आदमी से भी मिल रहा हूं ढेर सारे, मुझे जानवरों से भी जो होता है कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो सारी चीजें, जंगल भी मुझे चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, तो वो सब कुछ जो होता है मेरे लिए एक इकोसिस्टम होगा। इसी तरीके से एक मछली को जो चाहिए उसके लिए इकोसिस्टम होगा। मछली क्या जाने की पृथ्वी नाम की कोई चीज, मतलब ये लैंड नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि वो तो पानी में रह रही है, उसे लैंड से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो वो जो होता है लैंड नहीं समझती है, उसके लिए उसका इकोसिस्टम लैंड नहीं होगा। तो इकोसिस्टम एक ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव करने के लिए जिन जिन लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को यूज करता है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इकोसिस्टम के बारे में। अब आप समझ चुके होंगे ना, समझ गए हैं कि नहीं? कमेंट करके बताया करिए यार, मुझे लगता है कि आप उधर से रिस्पॉन्ड करें, जो होता हाँ बताएं कि सर आ गया समझ में, तो समझ में आ गया तो कमेंट कर दिया करिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का यूज करके सर्वाइव करता है, उन्हें उसका वो मतलब एक उस ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब जो होता है हम लोग समझते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते ही हैं, एक बायोटिक
एक बायोटिक कंपोनेंट और एक जो होता है ए बायोटिक। अभी मैंने बता दिया ना कि वो चाहे लिविंग चीजों का यूज करें चाहे नॉन लिविंग चीजों का यूज करें, वो इकोसिस्टम का कंपोनेंट होता है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक का मतलब जिनमें जान हो उसे कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट, नहीं ठीक है, बायो मतलब लाइफ ना। ए बायोटिक जो होता है जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग चीजों को कहा जाता है ए बायोटिक कंपोनेंट। तो जिनमें जान होता है उन्हें बायोटिक कंपोनेंट कहा जाएगा, जिनमें जान नहीं होगा उसे कहा जाएगा ए बायोटिक कंपोनेंट। अब जो होता है यही दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे चारों तरफ जो होता है, या फिर किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे मतलब जो होता है सब लोग जो होता है नॉन बायोटिक कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं या बायोटिक का नहीं यूज कर रहे हैं। हर किसी को जो होता है बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट का यूज करना ही पड़ता है। पृथ्वी पे रहना है, खाने के लिए किसी चीज को आपको यूज करना पड़ेगा, चाहे प्लांट्स को यूज करो चाहे एनिमल्स को यूज करो। तब अगर पृथ्वी पे रह रहे हो तो आप नॉन लिविंग चीजों का, नॉन लिविंग जो होता है इकोसिस्टम में, आपका जो इकोसिस्टम है उसमें एक नॉन लिविंग चीज आ गई, क्या लैंड आ गया। अब आप किसको खा रहे हो, किसी को खाओगे ना, जो प्लांट्स को खा रहे हो चाहे एनिमल्स को खा रहे हो, दोनों में जान है। तो आप देखिए इस तरीके से आपने लिविंग और नॉन लिविंग, अब पानी में रह रहे हो तो पानी में रह रहे हो तो नॉन, पहली बात तो जो होता है वाटर जो होता है एक नॉन लिविंग चीज है, तो आपने नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट का यूज कर लिया। अब आप खाओगे क्या, मिट्टी तो खाओगे नहीं ना, मिट्टी कितनी खाओगे, मछली खाओगे, कुछ जान मतलब कुछ भी तो खाओगे, प्लांट्स को खाओगे, एक्वेटिक प्लांट्स को, तो ये जो होता है एबायोटिक कंपोनेंट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए हम लोग देखते हैं अपने जो होता है अगले क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डीकंपोजर, उसके बाद एग्जांपल देना उसका कि इस तरीके से देखिए डीकंपोजर से मैंने बताया था, डीकंपोजर टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन डीकंपोजर बड़ी इंपॉर्टेंट है। डीकंपोजर में अलग अलग तरीके से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके जो होता है पूछे भी गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, तो मैं आपको उन सबको जो होता है बताता हूं कि सबसे पहले पूछा जा सकता है व्हाट इज डीकंपोजर, आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंस इफ डीकंपोजर इज एब्सेंट इन इकोसिस्टम, क्या होगा अगर डीकंपोजर एब्सेंट हो जाए हमारे जो होता है एनवायरनमेंट से, ना रहते एक पल के लिए, तो क्या होता। उसके बाद होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस जो होता है ऑफ डीकंपोजर, इंपॉर्टेंस क्या है डीकंपोजर का, यानी कि जो होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर ना, वो क्या क्या करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है व्हाई द एग्जिस्टेंस ऑफ डीकंपोजर इज एसेंशियल इन बायोस्फीयर, मतलब डीकंपोजर का क्यों रहना जरूरी है बायोस्फीयर में। तो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। आप मतलब कहने का मतलब यह है कि डीकंपोजर और डीकंपोजर के इंपॉर्टेंस को इतने तरीके से क्वेश्चंस बना के पूछा जा सकता है, एक ये और एक ये और ये चार प्रकार से क्वेश्चंस बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डीकंपोजर। डीकंपोजर देखो बेटा उन्हें कहा जाता है जो किसी भी चीज को डीकंपोज करते हैं, सड़ा गला के खत्म कर देते हैं ना। तो जो है द ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन डिकम्पोजिंग द मटेरियल्स ना, मटेरियल्स में कौन से मटेरियल्स ना, कोई भी मटेरियल हो चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उनको डिकम्पोज करके खत्म करते हैं। अगर मान लो अभी मैं पढ़ाया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को डिकम्पोज नहीं कर पाते लोग ना, डिकम्पोज कर लेते हैं, दूसरी शर्त थी कि पॉइजन ना बने ना। तो अगर डिकम्पोज कर ले रहे हैं पॉइजन बन जा रहा है तो ये थोड़ी ना इनकी कोई गलती है। अब वो जो होता है वो चीज जो डिकम्पोज किए थे वो पॉइजन बनी तो उस चीज की गलती है ना, तो वो चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल में गई, लेकिन ये डिकम्पोज तो कर लेना। तो डिकम्पोजर में कहा जाता है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहली बात तो अच्छी सी बात जो होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, नहीं दिखते आंखों से। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोजर ना। ये सबसे दूसरी बात होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरी बात ये डिकम्पोज करते हैं, तीसरी बात जो होता है ये डिकम्पोज करते तो करते किसे हैं, डेड पार्ट्स को ना, डेड पार्ट्स को। ऐसे थोड़ी ना है कि जिंदा ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करना चालू कर देंगे, नहीं, ये डेड पार्ट्स को डिकम्पोज करते हैं। जो था मर चुका है वो या जो चीज मर चुकी है उसे सड़ा गला के खत्म करते हैं ना। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन द डिकम्पोजिंग ऑफ डेड एंड डिकेइंग पार्ट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजर। हमारे एनवायरनमेंट के डेड और डिकेइंग पार्ट को डिकम्पोज करके जो होता खत्म करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है डिकम्पोजर। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, डिकम्पोजर जो होता है ये सेप्रोफाइट जो होता है सेप्रोट्रॉप कहलाते हैं ना। जैसे जो होता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें प्लांट कहा उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है ना, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे। उसी तरीके से डिकम्पोजर को सेप्रोफाइट कहा जाता है, सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉप। अब कुछ याद आ रहा है कि इसके एग्जांपल क्या क्या थे, तो डिकम्पोजर के एग्जांपल क्या क्या हैं, आपको यहां से भी याद आए तो भी ठीक है। इनका एग्जांपल होता है बेटा बैक्टीरिया के साथ साथ जो होता है फंजाई में कौन सी फंजाई थी, याद है, फंजाई में मशरूम था ना, मशरूम के बाद जो होता है ईस्ट थी ना, ब्रेड माउल्ड था जो रोटी पे लगता है ना, ब्रेड माउल्ड था, ईस्ट था, मशरूम था, ये फंजाई में था, फिर बैक्टीरिया का नाम दिया गया था। ये सब डिकम्पोजर के एग्जांपल हो गए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब समझते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था कि जो है आप किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है इसका कि ये जो होता है
दे आर आल्सो कॉल्ड, सबसे पहले आप ये लिखिए, दे आर आल्सो कॉल्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड ना, आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है बताओ, नेचुरल स्कैवेंजर, नेचुरल, दे आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल स्कैवेंजर, स्कैवेंजर ना, इसे नेचुरल स्कैवेंजर भी कहा जाता है। पहला ना, यहां से ये जो होता है भूल मत जाना, देखो मतलब इसी में मिला दोगे ना, दे आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल स्कैवेंजर, इन्हें नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। दूसरी बात जो होता है हेल्प इन रिमूविंग, जो होता है हेल्प इन रिमूविंग, दे ऐसे लिखेंगे आप, जो होता है डिकम्पोजर हेल्प इन रिमूविंग, हेल्प इन रिमूविंग क्या रिमूव करते हैं बताओ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ना रे यार, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही तो रिमूव कर रहे हैं, जो बायोडिग्रेडेबल जो होता है वेस्ट रहता है उन्हें सड़ा गला के खत्म कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये जो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। चलो तीसरी पॉइंट बताओ, तीसरी पॉइंट जो होता है और क्या है, तीसरी पॉइंट जो होता है ये जो होता है, ये जो होता है रिसाइकलिंग करते हैं ना, रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। अब ये थोड़ा जो होता है आपके ऊपर से चला गया होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखो एक जो होता है ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को मैं ओ से लिख रहा हूं, चलो रेड से लिखते हैं, वरना मिल जाएगा सब। देखो एक जो होता है ऑर्गेनिज्म, इसे मैंने ओ से आपको लिखा है आपको समझने के लिए। अब ये ऑर्गेनिज्म बाय द वे मर गया, अब मर गया तो अब जो होता है इस पे डिकम्पोजर काम करेंगे। अच्छा मरा है तो इसके अंदर प्रोटीन होगी ना, बॉडी में प्रोटीन रहती है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहते हैं, ढेर सारे सब न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहां गए, ये जो होता है चले गए जो है डिकम्पोजर के पास भैया, डिकम्पोजर जो है इन्हें डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोजर इन्हें डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोज करने के बाद ये सारे न्यूट्रिएंट्स को तो यूज नहीं कर पाएंगे भैया, जो होता है इनकी ये तो होते हैं इतने से इतने से। अब अगर इनको इतना न्यूट्रिएंट दे दिया जाए तो इतना न्यूट्रिएंट थोड़ी ना खा पाएंगे, अगर इतने न्यूट्रिएंट्स में से थोड़ा सा खाते हैं, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है ये जोता छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा खाते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, कहां छोड़ देते हैं, सॉइल में छोड़ देते हैं, लेकिन सबको डिकम्पोज करके सॉइल के लिए यूजफुल बना देते हैं। तब जो है यहां से आ गया सॉइल में, सॉइल ने ले लिया, सॉइल से अब ये जोता आराम से प्लांट ले सकता है, क्योंकि ये प्लांट इन यहां जो हमारे अंदर बॉडी में पाया जा रहा है उसे नहीं ले सकता है, उसे डायरेक्टली नहीं ले सकता है। सबसे पहले इसे डिकम्पोज कर रहा है डिकम्पोजर, तब सॉइल में छोड़ता है, तब ये प्लांट लेता है। अभी प्लांट को फिर एक बार जो होता है कोई नया ऑर्गेनिज्म खाएगा। तो इस तरीके से यहां तो आपको नहीं जाना है, अभी आपको इतना जानना है ये रिसाइकलिंग कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स का, जिसे फिर प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद जो होता है ये जो होता है ये इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं ना, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीज, हाँ चलिए इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी यही है। तो फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। 4 पॉइंट, 5वां आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं। इस तरीके से कभी इंपॉर्टेंस आए डिकम्पोजर का तो आप इसे 5 नंबर तक मैं आपको बता दिया हूं, आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब जो है अब यहीं पर जो होता है ये आपको समझ में आ गया कि अगर क्या होगा, अब डिकम्पोजर एब्सेंट हो जाए आपके यहां से, अब डिकम्पोजर एब्सेंट हो जाएंगे तो आपको एक लाइन में लिखना है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ऐसे के ऐसे जो होता है पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। पहला ये कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे पॉल्यूशंस हो जाएंगे, और पॉल्यूशंस की वजह से आपके जो है काफी जो होता है बीमारियां फैलने लगेंगी, पहला चीज। दूसरी बात, अगर मान लो गलती से डिकम्पोजर एब्सेंट हो जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है ना, वो अभी हम कल्पना नहीं कर सकते उन सब चीजों की, क्योंकि आप कागज भी फेंक देंगे कहीं तो वैसे जिंदगी भर पड़ा रहेगा ना, इतना मतलब डिकम्पोजर का इतना असर है। अगर आप जो होता है कहीं रोटी फेंक देंगे, रोटी वैसे वैसे पड़ी रहेगी, वो डिकम्पोजर के कभी खत्म नहीं होगी, चाहे 100 साल हो जाए। तो ये जो डिकम्पोजर की वजह से सब कुछ हो पाता है। तो चलिए ये जो होता है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है अगर डिकम्पोजर खत्म हो जाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स है, अभी मैंने बताया पूरा साइकिल चलती है, प्लांट्स के जो होता है सॉइल में छोड़ देते हैं, सॉइल से प्लांट लेता है, फिर प्लांट को कोई नया ऑर्गेनिज्म खाता है, इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है। और अगर ये डिकम्पोजर खत्म हो जाएंगे तो कुछ दिन में पृथ्वी से न्यूट्रिएंट ही खत्म हो जाएगा भैया, एक तरफ से जा रहा वही न्यूट्रिएंट रुक गया, अब जो होता है न्यूट्रिएंट भी प्लांट के द्वारा लेने लायक कभी बनेगा ही नहीं, इस तरीके से न्यूट्रिएंट ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो होता है एब्सेंट हो जाएंगे तो क्या क्या होगा, तो ये होगा। अब जो होता है कि एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है बायोस्फीयर में, तो एग्जिस्टेंस इसीलिए जरूरी है जो अभी मैंने बताया कि अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो ये होगा, तो इसीलिए जो होता है इनकी एग्जिस्टेंस जरूरी है, वरना ये चीजें होंगी। क्या क्या होगा कि जो होता है पहली बात तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, दूसरी बात जो है कि कोई भी चीज डिकम्पोज नहीं होने वाली है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फूड चेन, एक्सप्लेन इट बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिटी हीट। ये जो होता है चौथा क्वेश्चन है, ये जो होता है फूड चेन किसे कहा जाता है। तो फूड चेन आपको मैं समझाता हूं। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं चाहिए होता है, भैया मुझे फूड नहीं चाहिए, मैंने कह दिया सिर्फ मुझे एक चीज लाके दे दो, क्या लाके दे दो, एनर्जी लाके दे दो। अब एनर्जी ये सही बात है, हमें किसी को भी जो होता काम करने के लिए नहीं चाहिए, तो हमें एनर्जी चाहिए ना, हमें फूड थोड़ी ना चाहिए, हमें फूड नहीं चाहिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये एनर्जी मिलेगी कहां से, एनर्जी मिलती है फूड से, इसलिए हमें फूड लेने की जरूरत पड़ती है, हमें खाना खाने की कोई जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी फूड में छुपी हुई है। तो हम खाना खाते हैं और यहां से इस छुपी हुई एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं। तो ठीक है, तो आप यहां से समझ चुके हैं कि फूड इज इक्वल टू एनर्जी ना, मतलब फूड ही एनर्जी का एक स्रोत है।
तो ये होता है कि फूड चेन क्या होता है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। जैसे ऑर्गेनिज्म ए है, बी है, सी है। अब इस जो होता है बी जो है ए को खाता है, सी जो है बी को खाता है। तो ए जो बी जो है वो ए को खाता है, क्योंकि एक ये इसे जो होता है ये इसे एनर्जी चाहिए भाई, बी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो ए को खा लेता है। अब जो ए को खा लेता है तो यहां से इसे एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। यहां से ये फूड अपना इसे बनाता है और फूड से छुपी एनर्जी जो होता है इसे मिल जाती है। अब जो होता है ये सी को अपने सी बी को खाता है, सी भी बी को इसीलिए खाता है क्योंकि जो सी को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और ये एनर्जी जो होता है बी को खा के ले लेता है। थोड़ा एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे हो गया प्लांट, ये हो गया डियर और ये हो गया टाइगर। ये हो गया टाइगर, अपना टाइगर। तो ये देखो टाइगर जो है, अब ये डियर जो है ये प्लांट्स को खा लेता है, प्लांट्स को खाता है, तो यहां से ये फूड लेता है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं एनर्जी मिल जाती है। अब ये टाइगर जो हो गया ये जो है डियर को खा लेता है, डियर को खाता है, तो ये कहीं ना कहीं अपना इसे फूड बनाता है और इससे एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से जिंदा रहता है। तो ये यही बेटा फूड चेन है, दैट इज फूड चेन, बस ये फूड चेन है। तो फूड चेन एक सीक्वेंस होता है, ऑर्गेनिज्म का, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है अपनी एनर्जी या अपनी फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए, तो उसी को फूड चेन कहा जाता है। एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो होता है खाता है, फीड करता है। क्यों फीड करता है? अपनी फूड की एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए, उसी को फूड चेन कहा जाता है। अच्छा, फूड चेन को आपको एक्सप्लेन करना है कम्युनिटी हीट के थ्रू जो होता है। तो देखिए कम्युनिटी हीट के थ्रू किस तरीके से आपको एक फिगर बनाया गया होगा, मैं आपको बना के बताता हूं। यहां पर लिखा गया है प्रोड्यूसर, यहाँ पर प्रोड्यूसर। मैं चलो थोड़ा इसके साथ साथ जो होता है एग्जांपल भी लिखता रहता हूं, बट लिखना नहीं है, एग्जांपल में नहीं लिखना है, तो फिर भी लिख दे रहा हूं। चलिए, ये हो गया प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट। ये हो गया जो होता है सबसे पहले हर्बीवोरस में क्या मैंने लिख दिया, जो डियर। अब जो होता है डियर है, या फिर जो होता है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो होता है कंज्यूमर, चलो यहाँ पर डियर नहीं लेते हैं, कुछ और लिखते हैं। कंज्यूमर के बाद टॉप जो ये सॉरी हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस आता है, कार्निवोरस के बाद क्या आता है? टॉप कार्निवोरस ना, टॉप कार्निवोरस आ रहा है। चलो यहाँ पर हम लोग रखते हैं हॉक को। हॉक एक बर्ड है ना। अभी होता है यहाँ पर प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा? रैट खाएगा, चूहा खाएगा, और चूहे को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, और स्नेक को जो होता है ये हॉक वाली चिड़िया, जो हॉक है ये चिड़िया जो है खा जाएगी। तो प्लांट है, प्लांट को रैट खाएगा, रैट को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खा जाएगा। तो इस तरीके से एक जो होता है आपको समझ में आया प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस ना। अभी जो होता है आपको ये समझ में थोड़ी कम आएगा, फिर भी अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये डिकम्पोजर नीचे लिखा गया है, इस तरीके से बुक में बनाया गया है, डिकम्पोजर या डिकम्पोजर हो गया। डिकम्पोजर के बाद यहाँ पर लिखेंगे आप कम्युनिटी हीट और कम्युनिटी हीट को जो होता है इस तरीके से गोला करेंगे, और यहाँ पर फिर जो होता है सबकी इस तरीके से सब में एरो लगा देंगे, ठीक। यहाँ से फिर नीचे से भी जाएगा, और ये किसे डिकम्पोज करेगा? ये प्लांट को भी डिकम्पोज करेगा, इसे भी डिकम्पोज करेगा, इसे भी डिकम्पोज करेगा, इसे भी डिकम्पोज करेगा। यहाँ से कम्युनिटी हीट सबके पास जा रही है और डिकम्पोजर सबके पास आ रहे हैं। इस तरीके का आपको एक फिगर देखने को मिलता होगा बुक में। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए हम लोग एक फूड चेन लिखे हुए, क्या फूड चेन लिखे हुए? प्लांट को रैट खा रहा है, रैट को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है। बस इन्हीं को नाम दिया जाता है प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस ना। यहाँ पर प्रोड्यूसर हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है, कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस खाता है। देखो समझो इधर आओ। देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर रहेगा, प्लांट रहेगा ना। प्लांट क्या है? प्लांट एक प्रोड्यूसर है। जो फूड चेन आपकी जब भी शुरुआत होगी वो किसी प्रोड्यूसर से शुरू होगी। जैसे प्लांट हो गया, एल्गा हो गया ना, आपके ग्रासेस हो गई, ये सब कुछ होता है प्रोड्यूसर्स में आते हैं। तो प्रोड्यूसर से शुरू होने वाली है और किसी टॉप कार्निवोरस या कार्निवोरस पे जाके खत्म हो जाएगी। कार्निवोरस तक ही जाए या क्या पता टॉप कार्निवोरस तक जाए ना। तो अब होता है इसे प्लांट को जिसे जो खाएगा उसे कहा जाएगा हर्बीवोरस। तो सबसे पहले हमने हर्बीवोरस लिखा। हर्बीवोरस को जो खाता है उसे क्या कहा जाएगा? कार्निवोरस कहा जाएगा। अब ये बात है, तो इसे कार्निवोरस कहा जाएगा। अब कार्निवोरस को जो खाते हैं उन्हें कहा जाता है टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस आपको नहीं समझ में आ रहा था अभी। टॉप कार्निवोरस कहा जाता है जो कार्निवोरस को खाते हैं। अगर ये हर्बीवोरस को खाता है तो इसे सिर्फ कार्निवोरस कहा जाता है, लेकिन ये जो आपकी बात कार्निवोरस को ही खा रहा, तो कार्निवोरस को जो खाते हैं उसे कहा जाता है टॉप कार्निवोरस। और डिकम्पोजर आपको पता है, डिकम्पोजर सबको डिकम्पोज कर देते हैं। उस तरीके से सबकी कम्युनिटी हीट। अब कम्युनिटी हीट कहां से बन रही है? तो इतना समझ में आ गया हमें। डिकम्पोजर सबको डिकम्पोज कर देंगे, याद समझ में। कम्युनिटी हीट कहां से बन रही है यार? कम्युनिटी हीट देखो, जैसे हर एक चीज जो होता है यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे आगे 10% एनर्जी ला। 10% एनर्जी ला का मतलब यहाँ से यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर होती है वो 10% होती है, यहाँ से यहाँ जो होती है वो 10% होती है। अब यहाँ से जो यहाँ आती है वो भी 10%, यहाँ से जो यहाँ आएगी वो भी, यहाँ से यहाँ जितनी भी एनर्जी आती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% आती है। बाकी 90% एनर्जी जो है वो कम्युनिटी हीट के रूप में रिलीज हो जाती है। इसीलिए सबको कम्युनिटी हीट से जोड़ा गया है। अभी आप इतना ही समझिए कि 10% एनर्जी जाती है, बाकी 90% लूज हो जाती है, इसलिए इसे कम्युनिटी हीट के रूप में जोड़ा गया है सबसे ना। ये कम्युनिटी हीट होती है बेटा। कम्युनिटी हीट कहां से आएगी? ये 10% एनर्जी ला होता है अभी, ठीक है। तो ये जो होता है आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब जो होता है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी लॉ। अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे ना व्हाट इज 10% एनर्जी लॉ, तो 10% एनर्जी लॉ के अभी जस्ट हमें बताया है इसी से पहले वाले क्वेश्चन में। तो वही 10% एनर्जी लॉ क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें एक एग्जांपल जो होता है सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं 10% एनर्जी लॉ क्या है। देखिए सबसे पहले
सन होता है। अब सन जो है वो किसी भी प्लांट से अपना भोजन किससे बनाता है? सन से बनाता है ना, हमें पता है सन से ये एनर्जी लेता है और ये अपना भोजन बनाता है। अब ये सन प्लांट जो होता है वो प्लांट किसी को खाएगा, जैसे मान प्लांट को डिगर खा रहा है, ठीक है, डिगर को टाइगर खा रहा है। हम 3 स्टेप में इसे लेके चलते हैं। तो चलिए जो होता है इस तरीके से हमें एक जो होता है हमने लिख लिया। अब देखिए 10% एनर्जी लॉ समझिए। 10% एनर्जी लॉ का मतलब ये होता है कि इससे पहले एक बात आप याद रखिए, सन से जो प्लांट के पास एनर्जी आएगी वो 1% आएगी। कितनी परसेंट आएगी? 1% आएगी। अगर एक पल के लिए मैं कहूं कि 1 लाख जूल, कितना? 1 लाख जूल, 1 लाख जूल, 1 लाख जूल एनर्जी अगर मान लो जो होता है इस सन ने किसी प्लांट के लीफ पे गिराई, 1 लाख जूल एनर्जी सन ने प्लांट के किसी लीफ पे गिराई। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि 1 लाख जूल सन के पास है, नहीं, 1 लाख जूल अगर सन ने किसी प्लांट के लीफ पे गिराई तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% एब्जॉर्ब कर पाएगा उस 1 लाख का, बाकी सब आपने जो था कम्युनिटी हीट के रूप में रिलीज हो जाएगी। अभी मैं कम्युनिटी हीट बनाया था तो 1% एब्जॉर्ब होती है और 99% जो होता है कम्युनिटी हीट में चली जाती है। तो 1 लाख जूल का 1% कितना होगा? 1000 हो जाएगा, 1000 जूल हो जाएगा, ठीक है, 1000 जूल। अब 1000 जूल से अगर कोई डीएल खाता है इसे तो अब जो होता है आप 10% इसे डिवाइड करेंगे, पहले 1% फिर 10%। सन से प्लांट के पास आती है 1%, ये याद रखना बेटा, आप यही बोलते हैं, इसी से दिक्कत होती है, आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं 10% एनर्जी वाले ना। तो जो सन से प्लांट के पास आएगी वो कितनी आएगी? 1% आएगी। बाकी प्लांट से अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा वो 10% पे मिलेगा, इसीलिए इस लॉ का नाम 10% एनर्जी लॉ है। तब देखिए अब यहां से 1000 जूल अगर जो होता है प्लांट के पास है, अब कोई डीजल इसे खाता है तो इसे 1000 जूल एनर्जी नहीं मिलने वाली है, इसे सिर्फ और सिर्फ इसका 10% मिलेगा, 90% कम्युनिटी हीट के रूप में चली जाएगी। तो अब डीजल जो होता है इसे खाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 100 जूल पाएगा। अब कोई टाइगर खाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 जूल पाएगा। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया जो होता है 10% एनर्जी लॉ किसे कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और आप ये जरूर याद रखिएगा कि सन से जो प्लांट के पास आती है वो सिर्फ और सिर्फ 1% आती है। तो ये इतनी बातें हो गई। अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैंने कहा 5 लाख ना, अगर मैंने कहा सन जो है वो 5 लाख जो होता है 5 लाख, कितना? 5 लाख जूल। सन जो है वो 5 लाख जूल जो है एनर्जी जो रिलीज कर रहा है, किसी पत्ती पे गिरा रहा है। तब बताओ 5 लाख जूल अगर सन ने किसी पत्ती पे गिराया तो पत्ती के पास जो है कितनी एनर्जी पहुंचेगी? बताओ। 1% पहुंचेगी। 1% कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 जूल। अब 5000 जूल में से 10% जो होता है निकालो। अब रेड जो अगर इसे खाएगा जब प्लांट को तो सिर्फ 10% पाएगा, बाकी 90% कम्युनिटी हीट में रिलीज हो जाएगी। तो 5000 जूल का कितना हो जाएगा? 500 जूल। 500 जूल अगर रेड कोई इसने कोई रेड को खा रहा है तब इसका भी इसे 10% मिलने वाला है। तो इसका मतलब जो है यहां से सिर्फ और सिर्फ 50 जूल पाएगा। 50 जूल अगर यहां पर फिर 10% तो 50 जूल का सिर्फ 5 जूल। अब देखो हॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 जूल पा रहा है, बाकी सारी एनर्जी कम्युनिटी हीट में रिलीज हो गई ना। चली थी एनर्जी कितनी? 5 लाख जूल और हॉक तक पहुंची है कितनी? 5 जूल। अच्छा अगर एक मैंने कहा यही से क्वेश्चन बनता है ह्यूमन को बताओ क्या खाना चाहिए? ह्यूमन को प्लांट को खाना चाहिए या ह्यूमन को जो होता है किसी आप जो होता है मीट को खाना चाहिए? भाई रेड को खाएगा तो मीट खाएगा ना। तब बताओ रेड को खाना चाहिए या प्लांट को खाना चाहिए? बताओ। अब देखो ऑब्वियस सी बात है यार, प्लांट को खाना चाहिए। प्लांट को खाएगा तो 5000 जूल एनर्जी जो होती है इसका 10%, यानी कि यहां से अगर खाएगा तो कितना पा जाएगा? लगभग 500 जूल पा जाएगा। और यहां से खाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 50 जूल पाएगा ना। भाई यहां से 10% आएगी तो यहां से भी 10% आ रही है, यहां से भी 10% आ रही है, ऐसा थोड़ी ना यहां से 20% आने लगेगी। तो अगर मान लो आपको जो होता है प्लांट खाओगे तो ढेर सारी एनर्जी मिलने वाली है, अगर आप एनिमल्स को खा रहे हैं तो आपको बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलने वाली है, यानी कि 10% सीधे घट जाएगी। तो आप जो होता है इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं से रिलेट करता है क्वेश्चन कि व्हाई द फूड चेन इन इकोसिस्टम इज लिमिटेड। तो अभी आप लोग जो होता है अभी हम पढ़े हैं कि जो होता है फूड चेन में 10% एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसीलिए फोर अधिकतर आपको जो होता है सिर्फ 4 जो होता है 4 आपके जो होता है ये कह रहा है कि फूड चेन जो होता है बहुत ही लिमिटेड होती है इकोसिस्टम में ना। मतलब जैसे हमने कहा कि आप प्लांट है, प्लांट को खाने वाला कोई जो होता है हर्बीवोरस होगा, हर्बीवोरस को खाने वाला कोई कार्निवोरस होगा, कार्निवोरस को खाने वाला कोई टॉप कार्निवोरस होगा, टॉप कार्निवोरस होगा। अच्छा मैंने कहा टॉप कार्निवोरस को कभी मतलब डिकम्पोजर बनाया था तो सबको डिकम्पोज करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं अगर टॉप कार्निवोरस को डिकम्पोज करते हैं तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, तो आपकी 4 से 5 स्टेप में जो होता है आपको फूड चेन देखने को मिलेगी। 4 से 5 स्टेप में कितनी? 4 to 5 स्टेप्स में ना। तो जो फूड चेन होता है इकोसिस्टम में वो लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है? यही रीजन है कि जो आपका ट्रॉपिक लेवल होता है फूड चेन में लिमिटेड होता है। तो क्या होता है या फूड चेन में जो होता है आपके जो स्टेप्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो इसका देखिए आंसर देखिए इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 10% एनर्जी लॉ की वजह से। इसका रीजन क्या है बेटा कि 10% एनर्जी लॉ की वजह से। किस वजह से? 10% ड्यू टू 10% रूल। तो इसका आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा 10% रूल की वजह से आप जो है यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड है। 1 ट्रॉपिक लेवल 2 ट्रॉपिक लेवल 3 ट्रॉपिक लेवल 4 ट्रॉपिक लेवल 5। तो 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल 4 से 5 स्टेप
स्टेप में आपको जो होता है कोई भी फूड चेन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 10 जो होता है स्टेप्स में फूड चेन देखने को मिलेगा, 20 स्टेप में फूड चेन देखने को, ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा। 10 स्टेप 20 स्टेप में आपको कभी भी फूड चेन देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका रीजन यही है कि 10% एनर्जी लो, क्योंकि 10% जाते जाते एनर्जी खत्म हो जाती है। अब अगर जो है इसे भी कोई डिकम्पोज करे, मान लो ये कर रहा है, इसे भी कोई खाए बी, तब जो है इसके तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी, ये खाता रहेगा बस, इसको कभी एनर्जी मिलने वाली नहीं है। तो यही रीजन है कि जो होता है टॉपिक लेवल लिमिटेड होता है। तो चलिए आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूं। देखिए हमने कहा कि एक सन है, सन से जो होता है कौन खाना बनाता है, प्लांट खाना बनाता है भैया अपना। प्लांट से जो होता है डियर खा लेता है, डियर से जो होता है टाइगर खा लेता है। तो जो है आपको ये समझ में आ रहा है, सन से प्लांट, प्लांट से डियर, डियर से टाइगर, ये एक यूनिडायरेक्शनल नहीं दिख रहा है। मैंने कहा कि ये जो होता है इसे खाता है, ये इसे खाता है। और खाना कोई क्यों खाता है, एनर्जी के लिए खाता है भैया। जो होता है क्यों कोई खाना क्यों खाता है, कोई खाना खाता है क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। तो सन जो होता है, प्लांट जो होता है वो सन से एनर्जी लेता है, यानी कि सन से एनर्जी चल के प्लांट के पास गई, सन से एनर्जी चल के प्लांट के पास गई, प्लांट से एनर्जी चल के डियर के पास गई, डियर से एनर्जी चल के टाइगर के पास गई। तो एनर्जी आपको एक डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है, जो होता है इसीलिए इसे यूनिडायरेक्शनल कहा जाता है बेटा। ये स्टेटमेंट यही है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। एक्सप्लेन करिए, तो आप इसे बनाइए सन, प्लांट, डियर, टाइगर। अब बताइए कि जो होता है सन जो होता है, प्लांट जो होता है सन से एनर्जी लेता है अपना खाना बनाने के लिए, और डियर जो होता है टाइगर को खाता है अपनी एनर्जी की जरूरत पूरा करने के लिए, और टाइगर जो होता है वो डियर को खाता है अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए। तो यहां से हमें एक सीक्वेंस दिखता है कि एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब जो होता है, अच्छा बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता क्या, बाई डायरेक्शनल चलो करके देखते हैं, मजा आएगा। अभी देखो, अब देखो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सन को एनर्जी चाहिए और प्लांट जो होता है उसे एनर्जी दे रहा है। जैसे सन आज एनर्जी देता है प्लांट को ना, तभी तो ये खाना बना के जो होता है मतलब अपना खाना बना लेता है, खाता है, उसे जिंदा रहता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो प्लांट जो है ये सन को जो होता है एनर्जी दे? अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। अब देखो इधर देखो, यहाँ डियर टाइगर जो होता है वो डियर को खाता है ना अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है जो डियर है वो टाइगर को दौड़ा दौड़ा के खाए? कभी ऐसा हो सकता है क्या डियर जो होता है टाइगर को दौड़ा के खाया जाता है? ये आप बाई डायरेक्शनल कर रहे हो ना बेटा, तुम जो होता है डियर को टाइगर को खिलाओ, टाइगर डियर को, कभी टाइगर डियर को अपनी एनर्जी की जरूरत पूरा करने के लिए खा ले, और कभी टाइगर डियर को खाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। ये टाइगर है वो हमेशा डियर को खाने वाला है, डियर जो होता है हमेशा प्लांट्स को खाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा डियर टाइगर को खा के पूरा कर रहा है, टाइगर डियर को पूरा, ये डियर टाइगर डियर खा के जो होता है एक दूसरे को पूरा कर ले रहे हैं एनर्जी। तो ऐसा नहीं हो रहा। तो यही जो होता है आपको यूनिडायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल नहीं होती है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओजोन लेयर, फिर इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसके डिस्ट्रक्शन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, और उसका क्या क्या यूज, अगर जो इफेक्ट क्या क्या, अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। सबसे पहली बात कि व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है ये क्या है, O3 मॉलिक्यूल्स का जो होता है एक लेयर है। O3 मॉलिक्यूल्स का लगभग 15 किलोमीटर से शुरुआत होकर 60 किलोमीटर तक, यानी 45 किलोमीटर, यहाँ से 15 किलोमीटर से शुरुआत होती है, आपके 15 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, वहां से शुरू होगा और 60 किलोमीटर देखने को मिलती है, यानी कि कुल मिलाकर 45 किलोमीटर की। यहां से मैं एक चीज खाली बस देखनी है कि 45 किलोमीटर। तो आप कहेंगे ओजोन लेयर जो होता है O3, जैसे ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है ना, उस तरीके से O3 तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो होता है मिलकर ओजोन बनाते हैं। तो ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि 45 किलोमीटर की रेंज में जो है अपने एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, अपने एटमॉस्फेयर में है। ये हो गया ओजोन लेयर ना। अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देखते हैं। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हमेशा ऑक्सीजन का जो 2 एटम होता है, ऑक्सीजन गैस, वही ऑक्सीजन गैस का 2 एटम, और यहां पर लेंगे आप ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कौन सा लेंगे? आइसोटोप्स किसे कहा जाता है? आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर कितना है 8, बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं ना, जैसे 8 ही एटॉमिक नंबर होगा, बट यहाँ पर 17, ठीक है, यहाँ पर जो होता है 8, यहाँ पर 18। अच्छा आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, देखिए ये आपको सुना होगा H1 H2 H3। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जिसका मास एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन जिसका मास 2 है, जिसका मास 3 है। अच्छा होता है ये तो सुना होगा भारी जल। तो भारी जल जो होता है इन्हीं H2 H3, ये जो H1 है इससे पानी बनता है, H2 H3 जो होता है इससे भारी जल बनता है, जैसे रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है, या H2 H3 से जो है आपका दूसरा क्या बनता है? हाइड्रोजन बम बनता है। इस तरीके से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। इस ऑक्सीजन 16 का यूज किया जाता है पानी बनाने में, ऑक्सीजन गैस बनाने में। ये 17, 18 जो है ये आपका जो है यहाँ पर यूज होता है, कहां पर? ओजोन बनाने में। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है एक नॉर्मल, जो कि O16 वाला रहेगा ना, ये 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी जो हम इनहेल करते हैं। तो ये नॉर्मल वाला है। फिर ये ऑक्सीजन एटम है जो आइसोटोप्स फॉर्म में, यानी कि 17 या 18 का कोई फॉर्म रहेगा। अब ये दोनों मिलके बनाएंगे O3 मॉलिक्यूल। एक O3 मॉलिक्यूल जो होता है बन चुका है, इसे को ओजोन कहा जाएगा। तो ये फॉर्मेशन हो गया। अच्छा ये डिस्ट्रक्शन किस तरीके से
होता है? डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है जो कि एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलती है, और इस एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली ये गैस CFC गैस जो है हमारे ओजोन के साथ O3 के साथ रिएक्शन कर लेती है, और ओजोन के साथ रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना लेती है, जिसकी वजह से ओजोन खत्म होती चली जा रही है। तो CFC की मात्रा जितनी बढ़ेगी ओजोन का डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन का कारण CFC। इसके यूजेस बता लेते हैं। सबसे पहले यूज क्या है कि ओजोन जो है 45 से 50 किलोमीटर के रेंज में इस तरीके से फैली हुई है। अब अगर मान लो ये अपना जो सन होती है ना, सन में बहुत सारी रेज होती है बेटा, सन में बहुत सारी रेज होती है। चलो हमने दो रेज ले रहे हैं, एक नॉर्मल रे और एक यूवी रे। वैसे होती है एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज, नॉर्मल रे, ये सारी रेज जो होता है आपके सन में पाई जाती है। तो हम दो रे लेते हैं ना, एक्स रेज, वाई रेज, यूवी रेज, गामा रेज, सारी की सारी रेज जो होती है वो जो होता है ये हार्मफुल होती है, और सिर्फ एक रेज जो होती है नॉर्मल रेज जिसे कहा जाता है, ये आपकी जो होता है हार्मफुल नहीं होती है ना। अब क्या है कि अगर यहां से मान लो यूवी रेज आ रही है तो सनलाइट क्या करती है, अब मान लो इस तरीके से आ रही है, ओजोन पे पड़ी, ओजोन के एक मॉलिक्यूल पे पड़ी, जैसे पड़ी वो रिफ्लेक्ट करेगा और चला जाएगा ये दूसरे ग्रह पे, यानी कि यूनिवर्स में चला जाएगा। और ऑक्सीजन के जो होता है ये सॉरी अर्थ पे, पृथ्वी पे जो होता है, इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ ये फैली हुई है ना। अब अगर जो ये यूवी रेज आ रही है तो इसे यहीं से रिफ्लेक्ट करेगी, ये अर्थ पे पड़ने ही नहीं देगी, अर्थ के अंदर लैंड तक आने ही नहीं देती है। अब मान लो यहां पड़ी, यहां से रिफ्लेक्ट कर दे रही है, यहां पड़ी, यहां से रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो ये इसके बेटा यूजेस हो गए। जो है यूजेस क्या है ओजोन का, ओजोन जो होता है रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है किसे, यूवी रेज, या फिर आप कह सकते हैं जो हार्मफुल रेज होती है ना, हार्मफुल रेडिएशन, आप हार्मफुल रेडिएशन, एक तरीके से रेडिएशन होता है बेटा, रेडिएशन जो होता है फ्रॉम सन, तो सन से निकलने वाले जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है हार्मफुल यूवी रेज, या फिर हार्मफुल जो होता है रिफ्लेक्ट हार्मफुल रेडिएशन जो होता है फ्रॉम सन, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन निकलता है उन सबको रिफ्लेक्ट कर देती है। अच्छा, अब इफेक्ट क्या होता है, अगर मान लो ये ना रहे ना, एक पल के लिए वो जो ना रहे, तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, तो बेटा सबसे पहला इफेक्ट होगा स्किन कैंसर। अब स्किन कैंसर जो होता है, जब यूवी रेज गिरेगी हमारे जो होता है बॉडी के सेल्स पे, हमारी बॉडी पे गिरेगी, तो हमारे बॉडी की सेल्स में जो तुरंत उनके डीएनए में, हमारी बॉडी की सेल जो होती है, सेल के डीएनए में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, डीएनए में हो जाएगा म्यूटेशन, और इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, तुरंत का तुरंत कैंसर हो जाएगा। आपके जो सेल्स होंगी वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा कैंसर। तो ये ओजोन के बारे में ढेर सारी बातें थी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये आपको दे भी सकता है, सारे मोड्स हैं, और नहीं भी दे सकता, सिर्फ इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो होता है ये हम समझते हैं कि किसी भी वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब जो होता है कोई भी वेस्ट हो उन्हें डिस्पोज कर दिया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे जिसकी वजह से ये हमारे ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट को जो है इफेक्ट ना करें, कम इफेक्ट करें या फिर ना के बराबर इफेक्ट करें। तो देखिए सबसे पहला मेथड होता है रीयूज। अगर आपने ये मेरी वीडियोस पुरानी वाली वन शॉट देखी होंगी तो उन्हें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी मैं आपको यहाँ कोशिश करूंगा अच्छे से समझा दूं। देखिए सबसे पहले होता है रीयूज्ड मेथड। रीयूज्ड का मतलब देखो ऐसा समझो कि एक बोतल है, उस बोतल में सबसे पहले जो है पेप्सी आई। अब पेप्सी के बाद उसे किसी लिक्विड हमने घर लाया, पेप्सी पिया, उसके बाद पेप्सी पीने के बाद धो के अब इसे किसी यूज में ले रहे हैं, जैसे उसमें कोई भी लिक्विड पदार्थ रख दे रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं ना, अब रख दिए जो है, तो इस तरीके से बोतल रीयूज हो गई ना, दोबारा यूज हो गई। तो ये रीयूज इस तरीके से रीयूज कंपनियां भी करती हैं। जब आपसे बोतल खरीद के ले जाती हैं तो उन्हें अच्छे बोतल्स में सबसे पहले वो क्या करती हैं, अच्छे बोतल को वो धो के फिर से धो के अच्छे से सब अच्छे से उसे जो होता है केमिकल से धो के उन्हें रीयूज कर लिया जाता है। अब अगर मान लो कोई बोतल रीयूज करने लायक नहीं है, अब वो इतना टूट गई है, इसमें फट गया है, तब वो उन बोतल्स को क्या करेंगे, उन बोतल्स को, उन प्लास्टिक बोतल्स को रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल का मतलब उन्हें गला लिया जाएगा। अब ये पूरी जो बोतल थी इसे बोतल को बॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बॉल का मतलब वो गेंदा खेलने वाला बॉल नहीं, छोटा छोटा बॉल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, छोटे छोटे बॉल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब मैंने कहा ये फर्स्ट कैटेगरी का बॉल है, ये सेकंड कैटेगरी का, ये थर्ड, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी। अब जो फर्स्ट कैटेगरी का बॉल होगा उन्हें फिर उसी प्रोडक्ट में डाल दिया जाएगा। अगर मान लो जो बॉटल बना था इसी बॉटल का फिर से यूज कर लिया जाएगा। सेकंड कैटेगरी का यूज थोड़े खराब बॉटल में किया जाएगा, और थर्ड कैटेगरी का यूज जो होता है वो पॉलीथीन में कर लिया जाएगा, पॉलीथीन में कर लिया जाएगा। थर्ड कैटेगरी का यूज आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पॉलीथीन लिखा हूं, तो थर्ड कैटेगरी का यूज पॉलीथीन में कर दिया जाएगा, और सेकंड कैटेगरी का यूज जो होता है वो भी बॉटल में किया जाएगा, बट ये थोड़े बेकार वाले बॉटल होंगे ना, ये थोड़े बेकार वाले। और थर्ड कैटेगरी का यूज पॉलीथीन में कर लिया जाएगा, और पॉलीथीन जो होता है इसलिए कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन को अब गलाया जाएगा तो थर्ड कैटेगरी की ऑलरेडी बॉल से बनी थी, तो अब जो है वो वेस्ट में चली जाएगी, उन्हें फिर से किसी यूज में नहीं लिया जा सकता। ये रिसाइकल मेथड हो गया, रीयूज मेथड आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, तो ये कंपोस्ट का मतलब होता है बेटा मैन्योर ना। अब देखो ये समझ में आ चुका होगा तुम्हें मैन्योर नाम सुन के। तो फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, जैसे मान लो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, टेबल्स हो गई, या फिर हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड वेस्ट हो गया ना, हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड
हाउस होल्ड वेस्ट हो गया हाउस होल्ड वेस्ट हो गया। अब ये जो होता है इन वेस्ट का करोगे क्या, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, सड़ी गली सब्जियां हो गई, या फिर वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं वो, फिर हाउस होल्ड वेस्ट, इन सब का करेंगे क्या, इन सबको जो होता है बायो प्लांट में डालेंगे। इन सबको कहां डालेंगे, बायो प्लांट में डालेंगे। बायो प्लांट का मतलब गोबर गैस प्लांट या बायो प्लांट, वहां से बन जाएगा, ये कंपोस्ट बन जाएगा, ये खाद बन जाएगी। तो इस तरीके से ये जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट हो जाता है। फिर जो होता है इंसिनरेशन, क्या होता है, इंसिनरेशन का मतलब होता है जैसे केमिकल्स हो गए ना, इंडस्ट्रीज के केमिकल्स, या फिर जो होता है आपके हॉस्पिटल्स के वेस्ट, या फिर और हाउस होल्ड वेस्ट, कहीं के भी वेस्ट हो, अब उन वेस्ट को क्या करेंगे हम 1000 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे। अब अगर मान लो इस तरीके से केमिकल्स नदियों में छोड़े जाएं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी लैंड पे डाले जाएंगे तो लैंड को खराब कर देंगे, इसलिए इसे 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से जो ये वेस्ट होता है, उसे 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, और जो वेस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से जो ऑर्गेनिक मैटर था वेस्ट का, वो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में खत्म हो चुका है। अब ये कहीं भी डाल दिया जाए, और थोड़ी सी बचेगी राख, ऐश को कहीं भी डाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। तो इस तरीके से आप एक जो होता है लार्ज एरिया को पॉल्यूट करने से बचा सकते हैं। फिर लैंडफिल आजकल आप लोग देखे होंगे, इस तरीके से लो लेइंग एरिया, पहले यहां देखें, लो लेइंग एरियाज में क्या करते हैं हम लोग, म्युनिसिपैलिटी वाले आजकल कचरा जो होता है डाल देते हैं अर्बन एरियाज में, इस तरीके से डाल देते हैं। अब इसके बाद जब ये भर जाता है, इसे मिट्टी से दबा दिया जाता है। अब इस मिट्टी से जब इसे दबा दिया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और इस तरीके से फिर ये लैंड जो होती है वो यूज करने लायक हो गई। अब यहाँ पर कुछ भी यूज किया जाए इस लैंड का, ठीक है, ये लैंडफिल कहलाता है। फिर सीवेज ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है, जो नाले का पानी आता है वो बहुत ही गंदा होता है, उसे नदियों में छोड़ा जाएगा तो नदियों को गंदा कर देगा, तो उसे क्या किया जाता है, उसे बड़े बड़े कंटेनर में लाया जाता है। कंटेनर में लाने से पहले सबसे पहले इसे फिल्टर कर लिया जाता है। तो फिल्टर करने में जो बड़े बड़े चीजें होती हैं वो फिल्टर से वहीं निकल जाती हैं। अब फिल्टर पहला मेथड है फिल्टर करने के बाद बड़ी बड़ी चीजें निकल जाएंगी। अब फिल्टर पानी को डाला जाएगा इसमें, अब यहाँ पर बैक्टीरिया एक्शन करेगी, और बैक्टीरिया एक्शन करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा इस पानी का, उसे डिकम्पोज कर देगी। इसे सेकंड फिर टैंक में डाला जाएगा, सेकंड टैंक में फिर से एक बार बैक्टीरिया से एक्ट करवाया जाएगा, और जो है यहाँ पर फिर से जो है आपके जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो डिकम्पोज होकर यही नीचे बैठ जाएंगे। आपकी बात, बहुत सारे वेस्ट निकल जाएंगे। अब जो है इस पानी को सीधे के सीधे रिवर में गिरा दिया जाएगा, और रिवर में गिराने के बाद ये पानी जो है, अब ये वेस्ट जो है, ये वेस्ट क्या होता है, ये वेस्ट एक्चुअली मैन्योर होता है, खाद होती है ना, ये वेस्ट एक्चुअली मैन्योर बन जाता है, ये वेस्ट मैन्योर होता है, खाद होती है, और बाकी पानी जो है वो फ्रेशली गिरा दिया गया रिवर में। अभी पानी थोड़ा सा सही है। तो इस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये डिस्पोजल के ढेर सारे मेथड्स थे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा और है, और क्वेश्चन है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉलिथीन बैग। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉलिथीन बैग, तो पॉलिथीन बैग का हार्मफुल इफेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, या फिर किसी भी जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का आपको जो होता है हार्मफुल इफेक्ट पूछा जा सकता है। तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, तो सबसे पहले अगर हम पॉलिथीन को कंसीडर करते हैं तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है ना, सबसे पहला नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप सबसे पहला जो है आपका हार्मफुल इफेक्ट ये लिख लेंगे कि जो होता है किसी भी, अगर आपको कोई भी एग्जांपल इसके जगह दिया गया है तो आप उसे जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाल देंगे, ठीक है। दूसरी बात जो होता है, ये अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड को इफेक्ट कर रही है, एग्रीकल्चरल लैंड ना, एग्रीकल्चरल लैंड को इफेक्ट कर रही है, एग्रीकल्चरल फील्ड को इफेक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि जो होता है ये जहां पर है उस एग्रीकल्चरल फील्ड की जो है वो पोटेंशियल को घटा देगी, फर्टिलिटी को घटा देगी। तीसरा क्या है, अगर मान लो पॉलिथीन बैग कर दिया गया है तो इस पॉलिथीन बैग को खा के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अगर मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा तो वो मर जाएगा। वैसे आपको इसी का एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा देखना, ये जो होता है यही क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में देखने को बार बार मिलता है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉलिथीन बैग, क्योंकि हमारे लिए समस्या बन चुकी है। तो इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। तो इतना क्वेश्चन आपका था, और उसके बाद जो होता है इस चैप्टर से और बढ़िया क्वेश्चन कोई बनने के और नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने करवाए, और मुझे विश्वास है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए जो होता है पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।